जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रभात रोशना पर स्वागत करता हूँ द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों कहते हैं ना कि जो अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम थोड़ा मन से पढ़ेंगे तो हम भूल उसे थोड़ा कुछ देर बाद भूलेंगे। अगर बेमन का पढ़ेंगे तो जल्दी हम भूल जाएंगे। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है? तापमान, टेम्परेचर पढ़ना है। उससे भी पहले हम क्या देखेंगे? थोड़ा सा मोटिवेशन। भाई देखो, जिंदगी में कुछ भी करना हो तो मोटिवेशन की तो आवश्यकता होनी होनी है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। चलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं टेम्परेचर क्या देखना है? टेम्परेचर देखना है। तो टेम्परेचर देखना है दोस्तों। इसमें टेम्परेचर में हमें देखना है हमें क्या देखना है? टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर में देखना है, जो टेम्परेचर किससे कहते हैं? किसी वस्तु का जब हम गर्म और ठंडा उससे हम पता लगाएं तो भाई उसे टेम्परेचर कहते हैं। चाहे कोई भी वस्तु हो, बाहर से टच करो तो गर्म होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। चाहे ठंडी ही क्यों ना हो, उसके बारे में हमें पता चलता है ना कि ठंडी है। टेम्परेचर का मतलब बस हीट ही नहीं होता है। टेम्परेचर का मतलब बस हीट ही नहीं होता है। ठीक है ना? अब देखो, टेम्परेचर होता है यानी तापमान जो होता है। भाई तापमान वायुमंडल के जो क्षेत्र है, वायुमंडल का जो क्षेत्र है पृथ्वी से, उसको जो प्रभावित करता है वायुमंडल का की जो तापमान को जो है, उसको जो तापमान प्रभावित करता है या टेम्परेचर प्रभावित करता है, वह कौन कौन सा क्षेत्र है? भाई देखो, एक अक्षांश, ये अक्षांश जो होते हैं ना, ये अक्षांश भी वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। टेम्परेचर भी प्रभावित करता है किसको? वायुमंडल को। ठीक है। उसके बाद जो है सागर तल की ऊंचाई, जो सागर होते हैं, जो हमारे यहाँ सागर हैं, ये मान लो कि ये कौन सागर है? इसे हम मान लेते हैं कि अटलांटिक सागर है। अटलांटिक सागर इसे मान लेते हैं। जो सागर होते हैं ना भाई, इसकी ऊंचाई सागर तल से ऊंचाई और सागर तल की गहराई और सागर तल से दूरी जो स्थल की होती है, उसकी हम मानते हैं। देखो, इसके बगल में क्या है? कौन सा है महाद्वीप? कौन सा महाद्वीप है इसके बगल में? ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। इसके ही बगल में है जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और भी महाद्वीप है भाई। तो उसके बारे में मैपिंग में हम पढ़ेंगे, अभी क्यों परेशान होना। ठीक है। तो अटलांटिक महासागर में जो इसकी तल से जो ऊंचाई होती है, उसकी देखा जाता है तल से सागर तल से दूरी कितनी है, उसकी मापी जाती है। तो उससे पता चलता है तापमान की वजह से वायुमंडल जो है गर्म होता है, ठंडा होता है, उसके बारे में पता चलता है। वही जो होता है भाई, स्थल और जल का स्वभाव कैसा है? स्थल का और जल का, ये अफ्रीका महाद्वीप और ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है। अटलांटिक महासागर है। ठीक है भाई। स्थल और जल, सागर में कह लो या जल भी कह लो भाई, सागर जल सब कह लो। ठीक है। लेकिन कह लो सागर तल सब कुछ कह लो। ठीक है, सब कुछ कह लो। तो क्या है? स्थल और जल का जो स्वभाव होता है, यह भी प्रभावित करता है वायुमंडल को तापमान से। धरातलीय विशेषताएं भी धरातलीय जो विशेषताएं हैं वो भी प्रभावित करता है। पृथ्वी पे जो हमारे स्थल हैं, ये भी प्रभावित करता है किसको? वायुमंडल को प्रभावित करता है। ठीक है ना? वायुमंडल को प्रभावित करता है, चारों तरफ से वायुमंडल को प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है। उसके बाद बात करते हैं पवन। उसके बाद हम बात करते हैं पवन की। जो ये पवन है, हवा है,
जो पवन है, हवा है, ये प्रभावित करता है। ठीक है, उसकी बात करते हैं धाराओं की, धाराएं की। जो ये महासागर सागर में जो धाराएं चलती हैं ये भी प्रभावित करती हैं, टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं, वायुमंडल को प्रभावित करती हैं। मेघाच्छादन जो है वो भी प्रभावित करता है किसको, वायुमंडल को और तापमान को। ठीक है ना। तापीय प्रतिलोमन, ताप प्रतिलोमन किसे कहते हैं, ताप प्रतिलोमन किसे कहते हैं, ताप प्रतिलोमन। ताप प्रतिलोमन किसे कहते हैं भाई, ताप प्रतिलोमन किसे कहते हैं, ताप प्रतिलोमन किसे कहते हैं। सामान्य ताप पतन दर की अगर बात करोगे बाबू, सामान्य ताप पतन दर की बात करोगे, सामान्य ताप पतन दर की बात करोगे, तो कितना होता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वही अगर बात कर दोगे भाई मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की, बात करो भैया, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। भाई देखो हमें जल्दी से इसे खत्म करना है, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो में नहीं देखना है। जब भाई देखो पढ़ना ही है तो क्यों हम लोग धीरे धीरे पढ़ें, जल्दी से पढ़ के इसको खत्म करें, तभी तो अगला नेक्स्ट जो टॉपिक इसको हम पढ़ेंगे। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र जो होता है, इसका जो टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है पता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है कितना होता है भाई। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र जो है ये भी प्रभावित करता है कि वायुमंडल में तापमान को प्रभावित करता है। ठीक है ना। दो विपरीत धाराएं भी प्रभावित करती हैं, लेकिन दो विपरीत धाराओं के बीच में जब वो जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिलन बिंदु के नाम से जानते हैं। दो विपरीत धाराओं के मध्य जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं, मिलन बिंदु। भाई एक बात बता दें, देखो ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये तो है धाराओं के बारे में जब पढ़ा जाएगा, यानी कि जो हमारे धाराएं हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा तब हम उसके बारे में समझेंगे। लेकिन ये चीज जो मिलन बिंदु है ना, यहाँ पे प्लेटिन नाम की मछलियां पाई जाती हैं, जो जिसे हम तलमज्जी मछलियां कहते हैं, जो नीचे होती है उसको तलमज्जी कहते हैं। ठीक है, ये मछलियां पाई जाती हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा मछलियां मारी जाती है, पकड़ी जाती है। ये क्षेत्र सबसे ज्यादा बनता है, सबसे ज्यादा क्षेत्र ये बनता है चाइना के, जो चाइना है ना, चाइना वाला क्षेत्र जो है, चाइना वाला क्षेत्र है वहां बनता है। ठीक है, उसके बाद जो बनता है यह अटलांटिक महासागर में बनता है, उत्तरी अमेरिका के पास बनता है, सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती है वहां पे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं पर्वतीय घाटियां, क्या कहते हैं, पर्वतीय घाटियां कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्वतीय घाटियां कहते हैं। ठीक है, पर्वतीय घाटियां कहते हैं। भाई देखो इन्हें पर्वतीय घाटियां कहते हैं। ठीक है, प्रतिलोमन, तापीय प्रतिलोमन, देखो भाई सीधी सी बात है, मैं कल वाले वीडियो में बताया था, जब सूर्य तप पढ़ाया था, जब वायुमंडल पढ़ाया था तभी बताया था कि पृथ्वी एक समान नहीं है। पृथ्वी का जो धरातलीय क्षेत्र है वो एक समान कहीं भी नहीं है, इसलिए कहीं ज्यादा टेम्परेचर होंगे तो कहीं कम टेम्परेचर होगा, कहीं सूर्य तप ज्यादा मिलेगा तो कहीं कम मिलेगा, कहीं तुमको गर्मी ज्यादा लगेगी तो कहीं गर्मी कम लगेगी। मैंने सब बताया था, कहीं वर्षा ज्यादा होगा तो कहीं वर्षा कम होगा। ठीक है ना। पर्वत पठार पहाड़ियां और घाटियां ये सब है ना, इसके वजह से अलग अलग टेम्परेचर हर जगह पाया जाता है। ठीक है ना, इसके वजह से अलग अलग टेम्परेचर हर जगह पाया जाता है। अब देखो नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें, वायु का तापमान पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वायु का तापमान पढ़ना है। वायु का तापमान पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वायु का तापमान पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वायु का तापमान पढ़ना है। भाई वायु का तापमान पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, वायु का तापमान पढ़ना है। भाई वायु का तापमान जो पढ़ना है हमें, इसका जो प्रधान स्रोत होता है वो पृथ्वी का पार्थिव विकिरण होता है। क्या होता है वो, पृथ्वी का पार्थिव विकिरण होता है, पार्थिव विकिरण होता है, पृथ्वी का पार्थिव विकिरण होता है। इतना ही नहीं भाई। ठीक है ना, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वायुमंडल जो है सूर्य से भी अल्प, मतलब सूर्य से भी गर्म होता है। भाई देखो कल मैंने बताया था कि जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती हैं या जब आता है तो सूर्य तप कितना होता है, कितना परसेंट अपने पास रख लेती है पृथ्वी, 49% अपने पास से ऊपर भेज देती है। अब 51% जो था अपने पास ही इधर उधर अवशोषित कर देती है, कुछ वायुमंडल में, कुछ शून्य में चला जाता है, कुछ इधर उधर रह जाता है, कुछ हवाओं द्वारा इधर उधर विकिरण हो जाता है, फैल जाता है, कुछ अवशोषित हो जाता है, कुछ पृथ्वी पर ही पानी जल के द्वारा यह ग्रहण कर लेता जाता है। लेकिन हर जगह रहता है,
तो ये भी क्या करेगा कि वायुमंडल को प्रभावित करेगा। कौन? जो पृथ्वी पर 51% बचा हुआ है वो भी प्रभावित करेगा, और जो 49% ऊपर गया है वो भी फिर से वो नीचे करके प्रभावित करता है। ठीक है ना। वायुमंडल के गर्म और शीतल होने के जो मुख्य क्रिया है वो पृथ्वी से प्राप्त होता है भाई, ये तो मैं बता दिया था। ठीक है ना। ऊर्जा का परिसंचालन, संवहन और विकिरण भी इसी से होता है। ऊर्जा का परिसंचालन और विकिरण भी किससे होता है? इसी से होता है। इसे पृथ्वी के पार्थिव विकिरण द्वारा ही होता है, पार्थिव विकिरण द्वारा ही होता है। ठीक है ना। वायुमंडल का ठंडा और गर्म होना, अगर बात करोगे इस पे, वायुमंडल के ठंडे होने और गर्म होने की बात करोगे, इसके गर्म व ठंडे होने की बात करोगे, गर्म और ठंडे होने की बात करोगे, तो भाई ये अलग अलग चीजों से यह प्रभावित होता है। ठीक है ना। कैसे प्रभावित होता है? देखो, ये पहले प्रभावित होता है सौरिक विकिरण से। सौरिक विकिरण से इसका जो प्रत्यक्ष जो है अवशोषण होता है, इसका जो है प्रत्यक्ष अवशोषण होता है सौरिक विकिरण से। सौरिक विकिरण से यह प्रभावित होता है, क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है ना। अब जो दूसरा नंबर पे आता है भाई, जो दूसरे नंबर पे आता है वो क्या आता है? वह परिचालन, वह है क्या है? परिचालन। ठीक है ना। वह है परिचालन द्वारा भी, यानी कि जब कोई भी क्रियाएं जब हम लोग करते हैं ना, जब कोई भी क्रियाएं करते हैं तो क्या होता है? जब हम कोई भी क्रिया करते हैं तो इसमें भी तो ऊष्मा निकल ही रही है, हमारी बॉडी से हीट निकल रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है लेकिन हीट निकल रहा है ना। उसी तरह कोई भी क्रिया करोगे तो परिचालन द्वारा ही या परिश्रम द्वारा ही, जिसमें से हीट निकलता है अपने हर जगह से। ठीक है। संवहन, उसके बाद क्या आएगा? अपना संवहन इसके द्वारा भी प्रभावित होती है, अपार्थिक वितरण द्वारा भी प्रभावित होती है। पार्थिक वितरण द्वारा भी प्रभावित होती है। पार्थिक वितरण द्वारा भी प्रभावित होती है। ठीक है ना। अब देखो, संघनन के द्वारा भी प्रभावित होती है। इसके द्वारा संघनन के द्वारा भी। अब देखो, छठवें नंबर पे जो अपना है, तो छठे नंबर पे अपना है वह है पार्थिक विकिरण। तो हो गया था एरियाबेटिक जो है, एरियाबेटिक के द्वारा भी यह प्रभावित होती है। वायुमंडल में ताप प्रभावित होता है एरियाबेटिक के द्वारा। ठीक है। एरियाबेटिक के द्वारा यह प्रभावित होता है। भाई नेक्स्ट में जो है तापीय प्रतिलोमन। क्या है? तापीय प्रतिलोमन को भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। भाई वो भी तो जरूरी है, ये भी तो जरूरी है। क्यों ये नहीं जरूरी है? तापीय प्रतिलोमन नहीं जरूरी है? तापीय प्रतिलोमन तो भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो, तापीय प्रतिलोमन जो है, तापीय प्रतिलोमन है भाई ना, ये तापीय प्रतिलोमन बड़ा घमंडी है। ठीक है ना। अब देखो, जो है सामान्यतः इसकी बात करोगे तो जब किसी स्थान पर वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ ताप में वृद्धि होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? जब ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी परिवर्तन या ताप में भी बढ़ोतरी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। जबकि किसी स्थान पर ऊंचाई के साथ तापमान में कमी अगर आती है तो सामान्य ताप दर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अगर देखो, ऊंचाई के साथ ताप में कमी आने लगेगी तो उसे क्या करोगे? सामान्य ताप प्रतिलोमन कह सकते हो। सामान्य ताप प्रतिलोमन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सामान्य ताप प्रतिलोमन भी कह सकते हो। अब देखो, अब बात करते हो तो प्रति 1000 मीटर पर, अगर प्रति 1000 मीटर जाओगे, कितना? 1000 मीटर अगर जा रहे हो, तो इसमें कितना टेम्परेचर बढ़ता है भाई? 6.5 डिग्री। कितना? 6.5 डिग्री टेम्परेचर इसमें कितना क्या होता है? यह बढ़ता है। 6.5 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। 6.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। 6.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। या तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम 165 मीटर जाते हैं ऊपर तो क्या होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हम लोग देख सकते हैं। कितना? 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हम देख सकते हैं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में हम लोग वृद्धि देख सकते हैं अगर 165 मीटर हम लोग जाएं तो। या कमी देख सकते हैं, कमी देखी जाती है। सॉरी, बढ़ोतरी नहीं होती भाई, याद रखना। सॉरी यार, ऐसे उतर गया। ये कमी होता है, ये हमेशा कमी होगा। बढ़ोतरी इसमें कभी नहीं होगा, इसमें कभी बढ़ोतरी नहीं होता यार, इसमें कभी बढ़ोतरी नहीं होता, इसमें हमेशा कमी ही होता है। अधिक ऊंचाई पर तापमान प्रतिलोमन अधिक स्थिर रहता है, पता है कि नहीं? कम से कम ऊंचाई पर इसका या धरातल के समीप बात करोगे तापमान प्रतिलोमन अधिक स्थिर होता है।
पृथ्वी के आसपास देखोगे तो इसका तापमान प्रतिलोमन हमेशा स्थिर ही लगभग लगभग होता है, मान लो भाई। इसके अलावा अगर बात करते हो तो पृथ्वी यानी कि स्थल और जल, स्थल और जल या महासागर, स्थल और महासागर के दोनों के बीच में सबसे पहले गर्म कौन होगा? सबसे पहले गर्म कौन होगा? सबसे पहले गर्म कौन होगा? पृथ्वी होगा, सॉरी स्थल होगा, उसके बाद जल होगा। महासागर गर्म होते हैं, धीरे धीरे गर्म होते हैं, अंदर तक गर्म होते नहीं हैं। कभी भी नीचे तक पानी पूरा गर्म कभी नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नीचे अगर नीचे अगर ठंडी एवं भारी हवा आती है, अगर नीचे ठंडी और भारी हवा आती है भाई, तो तापीय प्रतिलोमन के कारण ऊपर गर्म, तापीय प्रतिलोमन के कारण ही भाई, तापीय प्रतिलोमन के कारण ही, तापीय प्रतिलोमन के कारण ही, तापीय प्रतिलोमन के कारण ही गर्म और शुष्क हवा ऊपर नीचे आती जाती रहती है। तापीय प्रतिलोमन से ही वायुमंडल में स्थिरता आती है, तापीय प्रतिलोमन से ही वायु में स्थिरता आती है, तापीय प्रतिलोमन के से ही वायु में स्थिरता आती है। धरातल पर जो धरातल है अपना, धरातल जो है ना, अपना जो धरातल है, धरातल तापीय प्रतिलोमन ध्रुवीय प्रदेशों, तापीय प्रतिलोमन ध्रुवीय प्रदेशों के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों और दो विपरीत धाराओं के बीच जो पाया जाता है, जो बिंदु है, उसमें भी तापीय प्रतिलोमन ही क्रिया करती है। समझ में आया? तापीय प्रतिलोमन ही क्रिया करती है, ठीक है ना। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। सुना, देखो भाई हम पढ़ रहे हैं तापमान, और तापमान में हमें समुद्र, महासागर ये सब चीजें पढ़ना ही है, थोड़ा बहुत जानेंगे, हीट, गर्म, ठंडा और ये सब चीजों के बारे में। तो सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती। भाई सुना है आज समंदर में, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, तो उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है। भाई इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम उस चीज को कर सकते हैं तो कर सकते हैं तो कर सकते हैं, उसको कोई मेरे अलावा अगर मेरे साथ है तो नहीं कर सकता है, इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे करो कि हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना है भाई, तो नेक्स्ट क्या देखना है हमें? नेक्स्ट देखना है अगली बार तापीय प्रतिलोमन भाई 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर चलते हो, 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर चलते हो, 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर चलते हो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आएगी। तापीय प्रतिलोमन के प्रकार की बात अगर करते हो भाई, तो ऊंचाई के आधार पर देखोगे तो धरातलीय प्रतिलोमन के नाम से जाना जाता है। पहला किसके नाम से? धरातलीय, 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 धरातलीय प्रतिलोमन, धरातलीय प्रतिलोमन, धरातलीय प्रतिलोमन के नाम से जानते हो, धरातलीय प्रतिलोमन। दूसरा जो उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन के नाम से जानते हो, दूसरे को उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन के नाम से जानते हो। अब अगर हम धरातलीय की बात करें भैया, धरातलीय की बात करते हैं, अगर हम धरातलीय की बात करते हैं तो इस प्रकार के प्रतिलोमन के मध्य एवं उच्च मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के हिमाच्छादित जो क्षेत्र होते हैं, भाग होते हैं, भागों में जाड़े की लंबी रात के समय जो होता है वो धरातलीय और विकिरण का समय होता है, वो धरातलीय और विकिरण का समय होता है, धरातलीय और विकिरण का समय होता है, ठीक है ना। अब विकिरण का समय तो होता है, उससे क्या कहते हैं? तापीय प्रतिलोमन के उसमें अधिक होगा, उसमें तापीय प्रतिलोमन अधिक होगा। भाई जो क्या कह रहा है कि ठंडी जाड़े की रात में, ठंडी जाड़े की रात में तापीय प्रतिलोमन की स्थिति भी कम होती है या ज्यादा होती है। क्या होता है? तापीय प्रतिलोमन, तापीय इसमें क्या होता है कि रात में ठंडी या जाड़े की रात में, जाड़े की रात में तापीय प्रतिलोमन क्या होता है? अधिक होता है, अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तापीय प्रतिलोमन कब होता है? जाड़े की रात में अधिक होता है। अब देखो धरातलीय विकिरण प्रतिलोमन की जो आवश्यक दशाएं होती हैं, वो कौन कौन सी दशाएं हैं जो इनको ये महत्वपूर्ण बनाती हैं? पहली दशा की बात करोगे भाई तो जाड़े की लंबी रात होनी चाहिए, जाड़े की लंबी रात होनी चाहिए, जाड़े की लंबी रात होनी चाहिए। और दूसरा जो चाहिए हमें, आकाश स्वच्छ और बादल रहित होना चाहिए, आकाश
स्वच्छ व बादल रहित होना चाहिए। अब तीसरा जो भाई है, वो तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, धरातल के पास शुष्क पवन होना चाहिए। धरातल के पास शुष्क पवन होना चाहिए, शुष्क पवन होना चाहिए। और चौथा क्या कह रहा है, चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि वायुमंडल जो है वो शांत होना चाहिए, वायुमंडल जो है शांत होना चाहिए, वायुमंडल जो है शांत होना चाहिए, वायुमंडल जो है शांत होना चाहिए। क्या है, वायुमंडल जो है शांत होना चाहिए, वायुमंडल जो है शांत होना चाहिए, वायुमंडल जो है शांत होना चाहिए। अब देख लो, अब धरातल पर प्रतिलोमन के कारण ही कोहरा होता है। क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट चीज है ये, इंपॉर्टेंट चीज है भैया, इंपॉर्टेंट चीज है। धरातलीय प्रतिलोमन कारण ही कोहरा होता है। ठीक है, धरातलीय प्रतिलोमन के कारण ही क्या होता है, कोहरा होता है। अब जो दूसरा है बाबू हमारा, अब दूसरा जो है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन के बारे में अगर हम जाने, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन के बारे में जानेंगे भाई। भाई देखो, मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम जाकर के एग्जाम रूल्स के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना है, दोनों को। भाई मैं दोनों को सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ, दोनों को सब्सक्राइब करने का फायदा यह है कि उसमें किसी ना किसी एक पे अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी अपडेट तुमको जो हमारा मेन चैनल है उस पर दूं। ठीक है ना, लेकिन अब देखो क्या देखना है हमें, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। भाई वायुमंडल में विशेष करके समताप मंडल के बीच, वायुमंडल में विशेष करके समताप मंडल के बीच और समताप मंडल के बीच जो हम बताए थे ना अभी, समताप मंडल के बीच क्या हम बताए थे कि जो ओजोन गैस होती है, जो ओजोन गैस होती है उसमें वह 1.5 किलोमीटर की मोटी परत होती है, जिसे हम ओजोनो मंडल के नाम से जानते हैं। भाई देखो, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में पाई जाती है। ठीक है ना, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में ये पाई जाती है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में यह पाई जाती है, जिसे हम ओजोनो मंडल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये ओजोन गैस जो है अधिक के कारण ऐसे पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, यह अवशोषित कर लेती है। यह मैं सूर्य तप वाला जो चैप्टर पढ़ा रहा था, बता रहा था, चर्चा कर रहा था, मैं उसमें भी बताया था, लेकिन तुम लोग तो ध्यान दिए नहीं होगे। कोई बात नहीं है, इसमें ध्यान दे दो भैया। जो बता रहा था तो क्या था कि यह पराबैंगनी किरणों को सबसे ज्यादा अवशोषित कर लेती है, जिससे तापमान बढ़ जाता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। इसके नीचे और ऊपर जाने पर तापमान घटता रहता है, तापमान घटता रहता है। ठीक है, तापमान घटता रहता है। क्या है यह उच्च, इसमें क्या है, यह समताप मंडल में, समताप मंडल में जो ओजोनो गैस होती है। भाई देखो, ये समताप मंडल में पूर्णतः तो नहीं पाया जाता है, ये क्षोभ मंडल क्षोभ मंडल में भी पूर्णतः नहीं पाया जाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर और समताप मंडल के नीचे वाला जो भाग है, 1.5 किलोमीटर का जो बीच का जो क्षेत्र है मोटा वाला, उसमें यह ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। भाई ये गैस इतनी गजब की है, ये इतनी गजब की है कि हमारा जो प्रोटेक्शन करती है, हमारे बॉडी का, हमारे जीवन का, हमारा ही नहीं, हम ही लोगों का नहीं, केवल मनुष्य का ही नहीं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नली नालियां, झरने, बकरी, सबको ये क्या करती है, एक प्रोटेक्शन प्रदान करती है। पराबैंगनी किरणों से, कैसे पराबैंगनी किरणों से प्रदान करती है भैया, बहुत अच्छी चीज है यह। ठीक है ना, अब देखो जो हमारा दूसरा वाला है, यानी कि जो हमारा जो दूसरा था प्रतिलोमन, यानी जिसे हम कहते थे गतिकीय प्रतिलोमन या संपर्कीय प्रतिलोमन, गतिकीय प्रतिलोमन या संपर्कीय प्रतिलोमन, गतिकीय प्रतिलोमन या संपर्कीय प्रतिलोमन, क्या था हमारा यह गतिकीय प्रतिलोमन, गतिकीय प्रतिलोमन कह लो या संपर्कीय प्रतिलोमन भी कह सकते हो। इसे संपर्कीय प्रतिलोमन भी कह सकते हो, गतिकीय प्रतिलोमन कह सकते हो, संपर्कीय प्रतिलोमन भी कह सकते हो। जब किसी स्थान पर क्षैतिज रूप से गर्म और ठंडी हवा आपस में मिलती है तो ठंडी हवा भारी होने के कारण क्या करती है, धरातल के समीप आ जाती है। ठंडी हवा भारी होने के कारण क्या करती है, धरातल के समीप आ जाती है, और गर्म हवा जो है हल्की होने के कारण क्या करती है, ऊपर चली जाती है। ठीक है ना, ऊपर चली जाती है। ठीक है ना, ऐसे में तापमान उच्च पाया जाता है भाई, ऐसे में तापमान क्या पाया जाता है, उच्च पाया जाता है, ऐसे में तापमान क्या पाया जाता है, उच्च पाया जाता है, उच्च।
उच्च पाया जाता है, ऐसे में तापमान क्या पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। इस तरह का जो प्रतिलोमन होता है ना, वह शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। इस तरह का प्रतिलोमन होता है, क्या होता है, देखो भाई मैं वही चीज इसमें लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट लगते हैं। शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, कटिबंध भाई, कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, शीत का मतलब होता है ठंडा, शीत का मतलब होता है ठंडा, कटिबंध का मतलब होता है और कटिबंध मतलब होता है क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंध कह लो, शीतोष्ण, शीतोष्ण कहोगे, अगर शीतोष्ण कहोगे, शीतोष्ण मतलब होता है कि ठंडी, कुछ ठंडा होगा कुछ गर्म होगा, यानी कि ठंडा गर्म दोनों होता है, दोनों होता है, ठीक है, ठंडा गर्म और दोनों होता है। तो क्या है, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या चक्रीय प्रतिलोमन भी कह सकते हो भैया, ये चक्रीय प्रतिलोमन भी इसे कह सकते हो, या चक्रीय, चक्रीय प्रतिलोमन। देखो ये बात है, अगर बीच में वीडियो छोड़ भागो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई देखो जब फिल्म देख लेते हो लास्ट तक, तब ना सकाते हो ना कि हाँ मूवी बड़ी अच्छी थी, कहानी इसकी अच्छी थी। तो भाई जब पढ़ रहे हो तो तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी तुम समझ जाओगे, जब तक भाई इसका एंड तो होने दो, इसका एंड होने दो, खुद समझ में आएगा क्या हम पढ़ा रहे थे, क्या समझ में आया तुमको, ठीक है ना। इससे हम क्या कहते हैं, संपर्कीय प्रतिलोमन कहते हैं, ये संपर्कीय प्रतिलोमन कहते हैं। जो तीसरा है हमारा भैया, जो तीसरा है, जो तीसरा है हमारा, क्या है, लंबवत प्रतिलोमन। क्या है, लंबवत प्रतिलोमन है, क्या है, लंबवत प्रतिलोमन। तीसरा है हमारा लंबवत, लंबवत प्रतिलोमन। तीसरा है हमारा, तीसरा है हमारा लंबवत प्रतिलोमन। इस तरह का प्रतिलोमन होता है ना, पर्वतीय घाटियों के बीच में यह पाया जाता है भाई, विशेष करके जो पर्वतीय भागों में जो जोड़ों की जो जाड़ों सारी जो जाड़ों की रात होती है, पर्वतीय घाटियों में जो जाड़ों की रात होती है ना भाई, उस समय ऊपरी भागों में तापमान अधिक और घाटियों में और जबकि घाटियों में तापमान कम पाया जाता है, यानी कि ऊपरी भाग में तापमान अधिक पाया जाता है और घाटियों के पास में यानी जब स्थल पे वहाँ पे क्या है, तापमान कम पाया जाता है। इसमें यही है, बहुत ज्यादा खास इसमें नहीं है। आंतरिक प्रतिलोमन उसके बाद आता है भाई, आंतरिक प्रतिलोमन में भी बहुत ज्यादा खास नहीं है, लेकिन देखो इस तरह का जो प्रतिलोमन होता है ना, वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, अधिक ऊंचाई पाया जाता है, आंतरिक प्रतिलोमन जो अधिक ऊंचाई पाया जाता है वायुमंडल में, ठीक है ना। अब देखो कभी कभी वायुमंडल के अचानक गर्म हवा के ऊपर पहुंच जाता है और ठंडी हवा नीचे आ जाती है, तो मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र होता है, जो मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र है ना, जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, उसमें इस प्रकार की घटनाएं भी होती हैं जो ठंडी गर्म के माध्यम से पता चलता है, ठीक है। अब देखो, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। भाई देखो आया है शायरी हमारे पास बोलने के लिए, बताने के लिए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, क्या मिसाल बन जाए। देखो भाई अब लास्ट टॉपिक चल रहा है, अभी तो अब ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, ये खत्म होने वाला है, तो भाई शेयर कमेंट कर देना। चलो ठीक है, तापी प्रतिलोमन तो बता दिए हैं, तापी प्रतिलोमन अभी खत्म हुआ भी नहीं है। तो तापी प्रतिलोमन वायुमंडलीय स्थानीय और अस्थायी, अस्थायी अस्थानीय और अस्थायी होते हैं, अस्थायी और अस्थायी होते हैं, अस्थानीय होते हैं और अस्थायी होता है। यहाँ हमारे मौसम को, हमारे मौसम यानी जो पृथ्वी पे जो मौसम बनते हैं, यानी जो घटनाएं होती है मौसमी, उसमें वायु जलवायु को ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। देखो प्रदूषण के कारण भाई औद्योगिक क्षेत्रों के पास जब जाओगे ना, औद्योगिक क्षेत्रों के पास जब जाओगे तो प्रदूषित जो गैसें हैं ऊपर नहीं पहुंच पाती, ऊपर नहीं पहुंच पाती हैं और यह क्या करती हैं कि धरातल के पास ही रह जाती हैं, जिससे प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वहाँ पे जो रहने वाले मानव होते हैं ना, उनकी जीवन भाई जाकर देख लेना एक बार, जहाँ पे कंपनियां हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पे तुम जाकर देख लेना, उनके स्वास्थ्य में कभी भी सुधार तुमको, जैसे हम लोग स्वस्थ रहते हैं, लगभग स्वस्थ ही हैं, तो वहाँ जैसे हम लोग स्वस्थ हैं लगभग, वहाँ पे वो लोग स्वस्थ उतना है ये नहीं रहते हैं, कभी नहीं, उसको प्रभाव बहुत डालती हैं सब भाई औद्योगिक कंपनियां, जितने भी प्रदूषित गैसें, पानी, जल ये सब निकलते हैं, ऑक्सीजन निकलते हैं, इनको अपने आसपास जो नदी नाले होते हैं उनमें ही बहा देते हैं। भाई ये कभी ऊपर वायुमंडल में पहुंच ही नहीं पाता है, ये कभी वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है, जिससे यह मानव जीवन और पेड़ पौधे, चाहे जानवर हो, कोई अपना पशु हो, कोई भी हो, सबको ये प्रभावित करता है, सबको नुकसान करता है। समझे, वायुमंडल में तापमान के फैलाव व संकुचन को एडियाबेटिक परिवर्तन कहते हैं। वायुमंडल में तापमान के फैलाव और संकुचन को एडियाबेटिक कहते हैं। भाई ये पहले हम बता चुके हैं। इसको जो है परिवर्तन दो तरह से
होता है। इसका जो परिवर्तन होता है यह दो तरह से होता है। कैसे होता है? शुष्क एडियाबेटिक ताप दर के द्वारा होता है। कैसे होता है? शुष्क एडियाबेटिक ताप दर के द्वारा होता है। यह होता है 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में परिवर्तन होता है। वहीं आर्द्र एडियाबेटिक ताप पतन दर की बात करो भैया, आर्द्र एडियाबेटिक ताप पतन की दर की बात करोगे तो उसमें 1000 मीटर पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है, ताप में परिवर्तन होता है। देखो धरातल के समय विभिन्न भागों में एल्बिडो का प्रतिशत अगर बात बता दें तुमको, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा क्वेश्चन इसमें से आता रहता है। अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है एल्बिडो, तो उसका क्वेश्चन यह हमेशा बनता है। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा जान लेंगे तो कोई काटेगा नहीं। देखो पहले दो हम कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे सतह, हम दूसरे में लिखेंगे प्रतिशत, दूसरे में लिखेंगे प्रतिशत। ठीक है ना, प्रतिशत लिखेंगे। तो भाई पहले में जो लिखेंगे हम हिम या हिमानी क्षेत्र में एल्बिडो कितना प्रतिशत पाया जाता है। हिम या हिमानी क्षेत्र में एल्बिडो कितना प्रतिशत पाया जाता है। हिमानी क्षेत्र में एल्बिडो कितना प्रतिशत पाया जाता है। एल्बिडो कितना प्रतिशत पाया जाता है? 70 से 90%। कितना? 70 से 90%। कितना? 70 से 90% पाया जाता है। अगर बात करोगे गहरे बादल में, या बात करोगे गहरे बादल में भाई गहरे बादल पाया जाता है 70 से 80%। कितना? 70 से 80%। कितना? 70 से 80%। और हल्के बादल में बात करोगे, हल्के बादल में भाई हल्के बादल में पाया जाता है 25 से 80%। 25 से 80%। ठीक है ना। अब बात करोगे रेत में, बालू में, तो इसमें कितना पाया जाता है? इसमें 20 से 30% पाया जाता है। 20 से 30% पाया जाता है। वही बात करोगे घास पर, जो घास होता है इसमें कितना प्रतिशत पाया जाता है? भाई इसकी बात करोगे तो इसमें 14 से 27% पाया जाता है। 14 से 27% पाया जाता है। वहीं अगर बात करोगे काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी में 8 से 14% पाया जाता है। कितना? 8 से 14% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 8 से 14% पाया जाता है। वहीं बात करोगे आर्द्र भूमि की, तो इस पे कितना प्रतिशत पाया जाता है? इस पे 10% पाया जाता है। अगर बात करोगे शुष्क भूमि की, तो यहाँ जो 15 से 25% पाया जाता है। 15 से 25% पाया जाता है। वहीं बात करोगे वन और जल की, बात करोगे तो वन में पाया जाता है भाई 5 से 10%। 5 से 10%। अगर तुम बात करोगे जल की, तो जल में 3 से 5%। जल में 3 से 5% इसमें पाया जाता है। जल में 3 से 5% पाया जाता है। ठीक है, जल में 3 से 5% पाया जाता है। अब देखो सर्वाधिक अगर एल्बिडो बात करोगे तो यह शुष्क या शुक्र ग्रह पर होता है। कितना होता है? शुक्र ग्रह पर कितना होता है? यह शुक्र ग्रह पर होता है। यह शुक्र ग्रह पर होता है। कितना होता है? 70% होता है। कितना होता है? 70% होता है। जिस स्थान से ऊष्मा का परावर्तन करते हैं उसको हम एल्बिडो कहते हैं। इसमें बता दिया था। ठीक है, समताप रेखा है, क्या बताएं इसके बारे में भाई? इसके बारे में बस इतना जानो कि यह उत्तर, जहाँ पे देखो समताप रेखा है कि जहाँ पे स्थल ज्यादा है वहां पर, तभी बोल बताए थे जो तीनों, वही समताप रेखा में बताएंगे हम। देखो क्या बताए थे कि जहाँ पे स्थल ज्यादा होगा वहां पे तापमान ज्यादा होगा, जहाँ पे जल मतलब कि ज्यादा होगा वहां पे तापमान कम होगा। यानी कि पानी जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन ऊपरी वाला क्षेत्र, ऊपरी पर पानी का जल्दी गर्म होता है। नीचे जाते जाते यह तब तक तो शाम हो जाती है, तब तक सूर्य भी अपना पृथ्वी भी घूम जाती है। तो उस पे भाई चलो देखो, अब हम बता रहे हैं कि कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद हम स्टार्ट करेंगे, 1-2 दिन बाद हम स्टार्ट करेंगे मैपिंग, जो हम वर्ल्ड मैपिंग से स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड मैपिंग से हम लोग देखेंगे, वर्ल्ड मैपिंग से स्टार्ट करेंगे। क्या जाएगा कि वर्ल्ड मैपिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि
वहां से कौन कौन से महाद्वीप हैं, कौन कौन से महासागर हैं, कौन कौन से सागर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और कौन कौन से ऐसे महाद्वीप हैं जहाँ से मानव आया था, और कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे मानव खुद को एक सभ्य व्यक्ति के रूप में प्राप्त किया था, और कौन सा ऐसा देश है जो चाइना के हाथों बिक गए हैं, और कौन से ऐसे सागर है जहाँ पे चाइना कब्जा करना चाहता है, कौन सा ऐसा देश है जो चाइना से बैर नहीं रखता है। ये सब चीजें हम देखेंगे जो चाइना के डर से नहीं है भाई, चाइना के डर से नहीं, वो अपनी मर्जी से चलता है। ऐसे ऐसे चीजों को हम जानेंगे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और सब्सक्राइब कर देना, कोशिश करना कि शेयर भी कर देना कम से कम 3 लोगों को, और 3 लोगों से सब्सक्राइब करवा देना। फिर मिलेंगे किसी सेशन में। किसी सेशन में क्या मिलेंगे, अपना कौन सा चैप्टर है इसके बाद कौन सा चैप्टर है पता है? बताओ। वायुदाब और वायुदाब की पेटी, वायुदाब और वायुदाब की पेटी है अपना नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है? वायुदाब और वायुदाब की पेटी है, वायुदाब और वायुदाब की पेटी है। ठीक है ना, चलो ठीक है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।